हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। सो एवेंजर्स डूम्सडे को रिलीज होने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मैंने सोचा कि डूम्सडे के रिलीज होने से पहले क्यों ना सारी मार्वल मूवीज और वेब सीरीज का रिकैप हो जाए। सो अभी तक डूम्सडे से पहले 6 फेजेस हैं, जिसमें डूम्सडे 6 फेज में आती है। और शुरुआत के 3 फेजेस में इन्फिनिटी सागा की स्टोरी हमें दिखाई गई थी, जिसमें इन्फिनिटी स्टोन का कॉन्सेप्ट था। और बाकी के फेजेस हैं मल्टीवर्सल सागा, जिसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमें दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडरमैन नो वे होम, लोकी, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, डेडपूल एंड वुल्वरीन। सो शुरू से शुरू करते हैं, जो है फेज 1, जो शुरू होता है आयरन मैन 1 पर और जाकर एंड होगा एवेंजर्स 1 पर, जिसके बीच में कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, थॉर 1, आयरन मैन 2, इनक्रेडिबल हल्क जैसी मूवीज हैं। तो बातें बहुत हो गई, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत होती है 2008 प्रेसिडेंट इंडिया अफगानिस्तान से, जहाँ टोनी स्टार्क स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक और एक जीनियस इन्वेंटर अपने बेस्ट फ्रेंड जेम्स रोडी रोड्स के साथ मिलिट्री के लिए एक पावरफुल मिसाइल जेरिको का डेमो देता है। बट जैसे ही टोनी वापस जा रहा होता है, एक डेडली अटैक होता है बाय टेन रिंग्स, जो होती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। टोनी को एक स्टार्क मिसाइल ही इंजर करती है, मतलब उसके बनाए हुए वेपन्स ही उस पर गिरते हैं। टोनी को कैप्चर कर लिया जाता है और उसके चेस्ट में जो मिसाइल टोनी के पास ब्लास्ट हुई थी, उसके छोटे छोटे मेटल के पीसेस उसमें घुस जाते हैं। वहाँ पर एक कैप्टिव डॉक्टर डॉक्टर येंसेन उसके चेस्ट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाता है, ताकि वो मिसाइल के छोटे छोटे पीसेस जो टोनी की चेस्ट में है उस मैग्नेट की तरफ खींचे, ना कि टोनी के दिल की तरफ। टेन रिंग्स का लीडर राधा टोनी को फोर्स करता है कि वो उनके लिए जेरिको मिसाइल बनाए, बट टोनी और येंसेन सीक्रेटली एक आर्क रिएक्टर बनाते हैं, एक मिनी एनर्जी कोर जो टोनी के चेस्ट में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देता है। फिर टोनी वहाँ से निकलने के लिए एक आयरन सूट बनाता है, लेकिन जब प्लान एक्सपोज होता है, येंसेन अपने आप को सेक्रीफाइस करता है ताकि टोनी वहाँ से स्केप कर सके। टोनी फुल आर्मर में टेररिस्ट पर अटैक करता है, फ्लेम थ्रोर्स, फ्लाइट बूस्टर्स और सबको जलाकर वहाँ से स्केप करता है। डेजर्ट में क्रैश करता है और सूट डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वो आयरन मैन का फर्स्ट स्टेप होता है। अब नेक्स्ट टोनी को रोडी रेस्क्यू करता है और अमेरिका वापस लाता है। वहाँ टोनी स्टार्क सबको शॉक देता है जब वो अनाउंस करता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब और हथियार नहीं बनाएगी। बट इस फादर्स ओल्ड फ्रेंड ओबेडाय स्टेन टोनी के इस फैसले से खुश नहीं होता है। ओबेडाय स्टेन मैनेजर होता है स्टार्क इंडस्ट्रीज का, बट टोनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का ओनर है। फिर टोनी अपने वर्कशॉप में एक अपग्रेडेड मार्क सेकंड सूट और साथ ही एक नया और मोर पावरफुल आर्क रिएक्टर बनाता है। पुराना वाला आर्क रिएक्टर उसकी असिस्टेंट पेपर पॉट्स एक ग्लास बॉक्स में रखती है विद अ नोट कि ये प्रूफ है कि टोनी स्टार्क के पास दिल है। टोनी को एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि टोनी के ऑर्डर के बावजूद भी अभी भी स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन्स यूज हो रहे हैं, और वो भी येंसेन के गाँव में। फिर टोनी अपने एक दूसरे सूट मार्क थर्ड रेड एंड गोल्ड आर्मर को पहनता है और जाता है टू डिस्ट्रॉय टेन रिंग्स के बेस। गाँव को बचाता है, सिविलियंस को फ्री करता है और यहाँ पर ऑफिशियली आयरन मैन स्टैब्लिश हो जाता है। वापस आते वक्त एयरफोर्स उसे एनिमी समझ कर अटैक करती है, बट वो अपने आप को रोडी को रिवील कर देता है कि सूट के अंदर मैं ही हूँ और वहाँ से स्केप कर लेता है। दूसरी तरफ टेन रिंग्स टोनी के पुराने सूट के पार्ट्स को इकट्ठा करती है और यहाँ पर आता है शॉकिंग ट्विस्ट। ओबेडाय स्टेन इन लोगों के साथ मिला हुआ था। इसी बंदे ने टेन रिंग्स टेररिस्ट को हायर करा था टोनी को जान से मारने के लिए, ताकि टोनी के मरने के बाद ये स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ बन सके। फिर ओबेडाय स्टेन लोगों को एलिमिनेट करता है और टोनी का सबसे पहला सूट जो उसने गुफा में से स्केप करने के लिए बनाया था उसको कब्जे में कर लेता है, और फिर सूट का एक बड़ा वर्जन बनाता है जो कि है आयरन मॉन्गर। अब ओबेडाय स्टेन के पास सूट था, बट सूट को चलाने के लिए उसको चाहिए थी पावर सोर्स जो सूट को पावर दे सके वर्क करने के लिए। तो वो अपने साइंटिस्ट से कहता है कि उसको एक आर्क रिएक्टर बना के दे जो टोनी ने गुफा में बनाया था सिर्फ कबाड़ से। बट वो साइंटिस्ट टोनी के लेवल तक पहुंच नहीं पाते और उनसे आर्क रिएक्टर बन नहीं पाता। और यहाँ पर जो आप ये चीज़ देख रहे हो ये भी आर्क रिएक्टर है, बट ये आर्क रिएक्टर सूट में नहीं लग सकता। सूट को पावर देने के लिए आर्क रिएक्टर का साइज छोटा होना बहुत ज़रूरी है। ये वाला आर्क रिएक्टर स्टार्क इंडस्ट्रीज बिल्डिंग को एनर्जी देता है। अब आर्क रिएक्टर ना मिलने के चक्कर में ओबेडाय स्टेन टोनी पर अटैक करके उसका न्यू आर्क रिएक्टर चुरा लेता है। टोनी बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाता है अपने पुराने आर्क रिएक्टर से जो उसने पेपर को दिया था। अब यहाँ पर आर्क रिएक्टर का टोनी के चेस्ट में लगना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टोनी के चेस्ट में वो छोटे छोटे पीसेस अभी भी हैं। तो अगर आर्क रिएक्टर में लगा हुआ मैग्नेट टोनी के चेस्ट से निकाल लेंगे तो वो पीसेस टोनी के दिल तक पहुँच जाएंगे और टोनी कार्डियक अरेस्ट की वजह से मर जाएगा। फिर दूसरी तरफ पेपर पॉट्स एक शील्ड के एजेंट फिल कोल्सन के साथ ओबेडाय का डार्क सीक्रेट डिस्कवर करती है कि ओबेडाय स्टेन ने ही टेन रिंग्स को हायर करा था टोनी को जान से मारने के लिए, और उसने ही टेन रिंग्स को टोनी के स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन्स दिए थे। अब यहाँ पर जो शील्ड है इसका एक बहुत मेजर रोल है जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। अब ओबेडाय स्टेन के पास टोनी का लेटेस्ट अपग्रेडेड आर्क रिएक्टर था जिसको वो अपने आयरन मॉन्गर वाले सूट में लगा लेता है। फिर आयरन मैन वर्सेस आयरन मॉन्गर की फाइट होती है, बट टोनी का आर्क रिएक्टर पुराना था और आयरन मॉन्गर का आर्क रिएक्टर एकदम नया और अपग्रेडेड था जो उसने टोनी से चुराया था। तो आयरन मॉन्गर टोनी पे भारी पड़ने लग जाता है। फिर टोनी पेपर से कहता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज बिल्डिंग में लगे बड़े आर्क रिएक्टर की पावर को ओवरलोड कर दे। फिर पेपर आर्क रिएक्टर को ओवरलोड करती है, जिससे वहाँ बहुत ज़्यादा पावर जनरेट होती है और आयरन मॉन्गर गिर जाता है उस आर्क रिएक्टर में और ओबेडाय स्टेन यहाँ मारा जाता है। नेक्स्ट डे टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है। शील्ड चाहती है कि वो झूठ बोले क्योंकि आयरन मैन वाली न्यूज़ को वो सीक्रेट रखना चाहते हैं,
बट टोनी टोनी है, वो पूरी दुनिया समाज के सामने कन्फेस कर देता है कि वो है आयरन मैन। और यहाँ ये लेजेंडरी मूवी खत्म होती है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में सब कुछ खत्म होने के बाद एक मिस्टीरियस विजिटर टोनी के घर पर आता है, निक फ्यूरी, डायरेक्टर ऑफ शील्ड। और वो टोनी से कहता है कि तुम अकेले सुपर हीरो नहीं हो, अब तुम एक बड़े यूनिवर्स का पार्ट हो। और यहाँ से शुरुआत होती है अवेंजर इनिशिएटिव प्रोग्राम की। अब शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि शील्ड है क्या। शील्ड जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन इन्फोर्समेंट एंड लॉजिस्टिक डिवीजन। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली एक गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एंड काउंटर टेररिज्म एजेंसी है जो दुनिया के अलग अलग सुपर ह्यूमन थ्रेट्स, एलियन और एडवांस टेक्नोलॉजी से डील करती है। इसका काम होता है ग्लोबल सिक्योरिटी मेंटेन करना और कभी कभी सुपर हीरोज को गाइड या कंट्रोल करना। तो यहाँ पर आयरन मैन जो ऑफिशियली सुपर हीरो है, तो यहाँ पर शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी से बात करने के लिए आए हैं, उसको एक टीम में शामिल करने के लिए जिसका नाम है अवेंजर्स, जो आने वाले सुपर ह्यूमन और एलियन थ्रेट से लड़ने वाली एक टीम बनेगी। और शील्ड का रोल ऑलमोस्ट हर मूवी में होगा, तो शील्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के मूवी की शुरुआत होती है प्रेजेंट डे आर्कटिक से, जहाँ कुछ साइंटिस्ट जो शील्ड के ही साइंटिस्ट होते हैं एक पुराना एयरक्राफ्ट डिस्कवर करते हैं जिसका नाम है वेलकैरी। उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर उनको एक बंदा जो बर्फ में जम चुका है और एक शील्ड मिलती है। अब ये बंदा है कौन, ये पूरी मूवी इसी के ऊपर है। अब यहाँ एक फ्लैशबैक आता है 1942 नॉर्वे में। यहाँ पर एंट्री होती है हमारे विलन की, जोहन स्मिथ, जिसको रेड स्कल के नाम से भी जाना जाता है, और ये होता है हाइड्रा का लीडर। अब शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रा है क्या। तो हाइड्रा एक एंशिएंट कल्ट है जो कई सालों पहले स्टैब्लिश हुआ था एक कॉस्मिक डेमोनिक बीइंग हाइड्रा को पूजने के लिए। बट जैसे जैसे टाइम मॉडर्न होता गया, हाइड्रा ग्रुप टेररिस्ट की तरह काम करने लगा जो सिर्फ दुनिया पे राज करना चाहता है। और करंटली अभी हाइड्रा को लीड कर रहा था ये बंदा जोहन स्मिथ। यहाँ जोहन एक पावरफुल ऑब्जेक्ट टेसरेट को चुरा लेता है जो एक ब्लू ग्लोइंग क्यूब की तरह है, जिसमें ये माना जाता है कि टेसरेट के अंदर गॉडली पावर्स हैं, मतलब गॉड जैसी पावर्स। हम नेक्स्ट सीन में न्यूयॉर्क में, जहाँ पर एक पतला, कमज़ोर और बीमार लड़का स्टीव रॉजर्स हर जगह आर्मी में भर्ती होने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार अपने पतले शरीर होने की वजह से रिजेक्ट होता है। फिर एक दिन अपने दोस्त बकी बांस के साथ स्टार्क एक्सपो अटेंड करता है। स्टीव अपना सपना डिस्कस करता है कि उसे अपने देश के लिए लड़ना है। यहाँ पर एक डॉक्टर अब्राहम अर्स्किन उसकी बातें सुन लेते हैं और स्टीव का जज्बा देखकर उसको भर्ती कर लेते हैं एक सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट के लिए। अमेरिका यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए सुपर सोल्जर्स बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि एक सुपर सोल्जर एटलीस्ट 100 दुश्मनी सोल्जर पर भारी पड़े और अमेरिका के कम से कम नॉर्मल सोल्जर्स की जान जाए। तो डॉक्टर अब्राहम अर्स्किन ने एक नॉर्मल सोल्जर को सुपर सोल्जर बनाने के लिए एक फार्मूला बनाया और फार्मूले से एक सुपर सोल्जर सीरम बनाया जिसमें एक नॉर्मल सोल्जर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस जैसी पावर्स आ जाएंगी। अब यहाँ शुरू होता है एक असली टेस्ट। कॉर्नर फिलिप्स और ब्रिटिश एजेंट पैगी कार्टर भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं। इनिशियली सबको डाउट होता है कि स्टीव राइट चॉइस है या फिर नहीं, लेकिन जब ट्रेनिंग के दौरान स्टीव बिना सोचे ग्रेनेड पे कूद जाता है सारे सोल्जर्स को बचाने के लिए, तब सबको समझ में आता है ये बंदा असली हीरो है, इसमें क्वालिटीज है एक सुपर सोल्जर बनने की। बट इन रियलिटी जिस ग्रेनेड पे स्टीव पूरा था वो ग्रेनेड नकली था। कॉर्नर फिलिप्स ने वो ग्रेनेड जानबूझ के फेंका था ये जानने के लिए कि कौन सोल्जर अपनी जान की परवाह ना करते हुए सबको बचाएगा। और यहाँ पर स्टीव भी टेस्ट पास कर लेता है। ये टेस्ट था। फिर स्टीव को सुपर सोल्जर बनाने से पहले डॉक्टर अर्स्किन स्टीव को अपना एक सीक्रेट बताता है कि पहले वो स्मिथ के लिए काम करता था और जोहन स्मिथ ताकत का भूखा था। तो जोहन ने अर्स्किन का इनकम्प्लीट सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। उस टाइम पर डॉक्टर अर्स्किन अपने सीरम पर काम कर रहे थे, बट जोहन स्मिथ ताकत का इतना भूखा था कि उसने इनकम्प्लीट सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया जो पूरी तरह से बना तक नहीं था। और सीरम ने स्मिथ को पावरफुल तो बना दिया, लेकिन स्मिथ का चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ कर लाल कलर का कर दिया, इसलिए उसको रेड स्कल नाम से भी जानते हैं। बट यहाँ पर सीरम की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर अर्स्किन स्टीव को समझाते हैं कि ये सीरम इंसान की पर्सनैलिटी और ट्रेड्स को इन्हेंस कर देता है। तो अगर जो इंसान बुरा है जैसे जोहन स्मिथ, उस सीरम के बाद और ज़्यादा बुरा हो गया और स्टीव को सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि वो बस एक अच्छा इंसान है, नथिंग एल्स। तो सीरम से स्टीव को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो मिल जाएगी, बट एक अच्छा दिल और काइंडनेस वो कोई सीरम नहीं दे सकता, बंदा उस चीज़ के साथ ही पैदा होता है। अब आता है नेक्स्ट डे, एक्सपेरिमेंट का दिन। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा रहे होते हैं डॉक्टर अर्स्किन और हॉवर्ड स्टार्क, जो है टोनी स्टार्क के पापा, और ये भी एक जीनियस साइंटिस्ट होते हैं टोनी की तरह। वहाँ स्टीव को सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट होता है प्लस बीटा रेस का डोज मिलता है और फिर स्टीव रॉजर्स ट्रांसफॉर्म होकर बन जाता है एक टॉल, मस्कुलर और एकदम सॉलिड इंसान। लेकिन इनकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं। हाइड्रा का एक असैसिन हैंस क्रूगर एक्सपेरिमेंट खत्म होते ही डॉक्टर अर्स्किन को शूट करके उनको जान से मार देता है और एक सीरम की बोतल लेके वहाँ से भाग जाता है क्योंकि जोहन स्मिथ उस सीरम से अपनी खुद की एक सुपर सोल्जर्स की फौज बनाना चाहता है और दुनिया पे राज करना चाहता है। फिर यहाँ पे डॉक्टर अर्स्किन मरने से पहले स्टीव से कहते हैं कि एक अच्छे इंसान बने रहना। फिर स्टीव क्रूगर के पीछे आता है एंड थिंग्स नाउ हैव चेंज्ड। स्टीव भागकर ये क्रूगर की कार का पीछा करता है, वो लंबी लंबी छलांगे लगा पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द सुपर सोल्जर सीरम। फिर स्टीव क्रूगर को पकड़ भी लेता है
जो वहाँ से एक सबमरीन से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रूगर जहर खा के खुद को जान से मार लेता है। साथ ही साथ उस सीरम का फॉर्मूला भी हमेशा के लिए खो जाता है और डॉक्टर अर्स्किन के बिना उस सीरम को दोबारा बनाना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। बट एक रास्ता यहाँ पे होता है। ये लोग स्टीव का 1-2 यूनिट ब्लड ले लेते हैं उस सीरम को दोबारा क्रिएट करने के लिए, क्योंकि स्टीव के खून में वो सुपर सोल्जर सीरम है। बट वही सेम परफेक्ट सीरम जो डॉक्टर अर्स्किन ने स्टीव को दिया था, वो ये लोग कभी रिग्रेट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो स्टीव को एक सेलिब्रिटी हीरो बना देते हैं। एक शील्ड पकड़ा के कैप्टन अमेरिका का टाइटल देते हैं, जो कि वॉर से रिलेटेड चीज़ों को बेचता है और स्टेज पे जाके शोज करता है। मतलब शॉर्ट फॉर्म में एक जोकर बना देते हैं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि स्टीव अकेला सुपर सोल्जर था और गवर्नमेंट को चाहिए थी एक पूरी टोली सुपर सोल्जर्स की। तो एक सुपर सोल्जर से गवर्नमेंट क्या करती, तो वो एटलीस्ट स्टीव से पैसे कमाने का जरिया ढूंढकर उसको प्रमोशन पे लगा देते हैं। फिर 1943 में इटली में एक शो के दौरान स्टीव को पता चलता है कि उसका दोस्त बकी, जो एक सोल्जर था और एक मिशन पर गया था, और उसकी पूरी टीम हाइड्रा के अटैक के बाद हाइड्रा के बेस पे कैप्चर हो चुकी है। स्टीव फिलिप्स से रिक्वेस्ट करता है कि उन सोल्जर्स को बचाने के लिए एक टीम भेजे जो हाइड्रा के बेस में कैप्चर हो चुकी है। बट फिलिप्स कोई टीम नहीं भेजता, क्योंकि उसको पता था कि जो टीम बकी की टीम को रेस्क्यू करने जाएगी वो भी मारी जाएगी और कैप्चर कर ली जाएगी। तो स्टीव यहाँ पे रिस्क लेता है और अपने पहले मिशन पर फिलिप्स को बताए बिना जाता है, और स्टीव यहाँ हेल्प लेता है पैगी और हावर्ड स्टार्क की, जो उसको हाइड्रा के बेस तक छोड़ देते हैं। स्टीव अकेला हाइड्रा के बेस पर अटैक करता है और यहाँ वो अपने दोस्त बकी और दूसरे सोल्जर्स को आज़ाद करता है, और सारे सोल्जर्स यहाँ हाइड्रा के बेस पर अटैक करके हाइड्रा के एडवांस वेपन्स पर कब्जा कर लेते हैं, जो हाइड्रा ने टेसरेट की मदद से बनाए थे। जॉन स्मिथ टेसरेट की मदद से अपनी हाइड्रा की फौज के लिए सुपर एडवांस वेपन बना चुका था, जो एक पूरे इंसान को राख बना सकते हैं। फिर फाइनली कैप्टन अमेरिका फेस टू फेस आता है रेड स्कल के साथ। स्मिथ अपना फेक ह्यूमन मास्क उतारता है और रिवील करता है अपना असली रेड स्कल वाला चेहरा। दोनों के बीच में थोड़ी लड़ाई होती है और स्टीव की नॉर्मल लोहे की शील्ड स्मिथ के सामने नहीं टिक पाती। फिर स्मिथ वहाँ से अपने प्लेन से भागता है, और ये आदमी जो स्मिथ के साथ है ये है डॉक्टर जोला। ये स्मिथ के साथ हाइड्रा का एक साइंटिस्ट होता है, और ये एडवांस वेपन इसी ने बनाए थे टेसरेट की मदद से। और यही साइंटिस्ट आगे और सुपर सोल्जर्स बनाने वाला था उस सीरम से जो क्रूगर चुरा कर स्मिथ के पास ला रहा था। अब दूसरी तरफ स्टीव सारे सोल्जर्स और बकी के साथ अपने बेस पर वापस लौटता है और बन जाता है असली कैप्टन अमेरिका। हावर्ड स्टार्क उसके लिए एक नई शील्ड बनाता है, जो बनी होती है एक एडवांस मेटल से, जिसका नाम है वाइब्रेनियम। वाइब्रेनियम को दुनिया का सबसे रेयर और इंडेस्ट्रक्टिबल मेटल, मतलब कभी ना टूटने वाला मेटल माना जाता है। और अभी इनके हिसाब से सिर्फ इतना ही वाइब्रेनियम एग्जिस्ट करता है जितना स्टीव के हाथों में है। अब ये वाइब्रेनियम कहाँ से आया, इसके बारे में हम बात करेंगे किसी और मूवी के अंदर। स्टीव अपने दोस्त बकी और 5-6 सोल्जर्स के साथ एक टीम बनाता है जिसका नाम है हॉलिंग कमांडोज। ये लोग एक एक करके हाइड्रा की फैक्ट्रीज बेसिस तोड़ तोड़ के बर्बाद कर देते हैं। और दूसरी तरफ स्टीव और पैगी के बीच में स्लोली थोड़ा रोमांस भी बिल्डअप होता है, और स्टीव या पैगी की एक फोटो अपने कंपास में रखने लगा था। फिर स्टीव और बाकी सबको खबर मिलती है कि जो ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली है वो हाइड्रा की ट्रेन है, जिसमें हाइड्रा का एक बहुत कीमती सामान है, और उस ट्रेन के अंदर है डॉक्टर जोला। तो स्टीव और हॉलिंग कमांडोज की टीम हाइड्रा की ट्रेन पर अटैक करती है, बट डॉक्टर जोला इस बार स्टीव को खत्म करने के लिए पूरा प्रिपेयर था। ट्रेन के अंदर हाइड्रा का एक सोल्जर टेसरेट से बनी एडवांस गन से स्टीव पर अटैक करता है, और इसी लड़ाई में ट्रेन में धमाका होता है और बकी ट्रेन से नीचे खाई में गिर जाता है, और स्टीव यहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड को खो देता है। बट यहाँ पर डॉक्टर जोला को पकड़ लिया जाता है और उसको ले जाते हैं कर्नल फिलिप्स के पास। वहाँ फिलिप्स डॉक्टर जोला से पूछता है कि स्मिथ का क्या प्लान है, तो जोला फिलिप्स को बता देता है कि स्मिथ को लगता है कि उसके पास गॉड्स की पावर्स है, और स्मिथ उस ताकत से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। और यहाँ गॉड पावर से मतलब है टेसरेट से, जो स्मिथ के पास है। और जोला में भी पहला हाइड्रा का बंदा होगा जो अभी तक जिंदा मिला इन लोगों को, क्योंकि जितने भी हाइड्रा के लोग पकड़े गए हैं वो अपने दांत में लगे साइडर नाम के जहर को चबाकर सुसाइड कर लेते हैं, जैसे उस बंदे ने करा था जिसको स्टीव ने पकड़ा था। अब जोला से मिली इन्फॉर्मेशन से स्टीव हाइड्रा के फाइनल बेस को लोकेट करता है। रेड स्कल वैल्करी स्पेस क्राफ्ट से उस बेस से न्यूयॉर्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकलता है। फिलिप्स और पैगी स्टीव को रेड स्कल की ही कार से स्टीव को प्लेन तक ले जाते हैं। स्टीव फाइनली पैगी को किस करता है और चला जाता है वैल्करी पर। वहाँ कैप्टन अमेरिका और रेड स्कल के बीच में लड़ाई होती है, बट रेड स्कल टेसरेट को, जो रेड स्कल के स्पेस क्राफ्ट वैल्करी को पावर दे रहा था, उसको अपने हाथों में पकड़ लेता है, और टेसरेट वहाँ ही पोर्टल खोलकर रेड स्कल को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है, और टेसरेट वैल्करी को पिघलाते हुए प्लेन से नीचे गिर जाता है। फिर स्टीव देखता है कि ये प्लेन डायरेक्ट न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा है, और प्लेन में एडवांस वेपन है जो न्यूयॉर्क के साथ पूरे अमेरिका को डिस्ट्रॉय करने तक का दम रखते हैं। तो स्टीव डिसाइड करता है कि इस वैल्करी स्पेस क्राफ्ट को यहीं आर्टिक में क्रैश कराना होगा, क्योंकि यहाँ आसपास कोई इंसान नहीं है। तो अगर प्लेन ब्लास्ट भी होता है तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा सिवाय स्टीव के। तो स्टीव यहाँ पैगी को लास्ट बार कॉल करके उसको गुड बाय कहता है, और क्रैश होने से पहले स्टीव पैगी को एक प्रॉमिस करता है, एक डांस का प्रॉमिस, कि वो पैगी के साथ डांस जरूर करेगा। और प्लेन क्रैश होने के बाद बर्फ में धंस जाता है, और कैप्टन अमेरिका का ये सेक्रीफाइस पूरे अमेरिकन के लिए प्राउड मोमेंट होता है। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो चुकी होती है हिटलर के हार के बाद, और सारी तरफ फिर से खुशियाँ होती हैं।
फिर हॉवर्ड स्टार्क टेसेरेक्ट को आर्टिक ओशन में डिस्कवर करता है जहाँ वो वेलकरी से गिरा था, बट स्टीव जिस स्पेसक्राफ्ट वेलकरी में क्रैश हुआ था वो हॉवर्ड स्टार्क को कहीं नहीं मिलता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टीव की आंखें खुलती हैं और वो एक कमरे में होता है। वहाँ एक लेडी स्टीव से मिलने के लिए आती है जो उसको बताती है कि वो अभी एक न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में है। बट स्टीव उस रूम में टेलीकास्ट हो रहे एक मैच को पहचान लेता है कि इस मैच को मैंने लाइव देखा था, तो ये अभी लाइव टेलीकास्ट कैसे हो रहा है। तो स्टीव उस रूम से बाहर निकलता है और फिर वो बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और स्टीव रियलाइज करता है कि न्यूयॉर्क पूरा का पूरा बदल चुका है। यहाँ की कार्स, बिल्डिंग्स, लोगों के कपड़े पहनने का तरीका सब कुछ काफ़ी अलग है। फिर यहाँ एंट्री होती है निक फ्यूरी की, जो स्टीव को बताता है कि स्टीव 70 सालों से अनकॉन्शियस था। स्टीव प्लेन के साथ क्रैश हुआ था 1945 में और स्टीव उस स्पेसक्राफ्ट के साथ ही आर्कटिक की बर्फ में जमकर फ्रीज हो गया। फिर 2011 में वेलकरी प्लेन डिस्कवर हुआ जहाँ स्टीव बर्फ में जमा हुआ शील्ड को मिला। फिर कुछ दिनों बाद स्टीव को होश आता है शील्ड की फैसिलिटी में। स्टीव के लिए बस वो एक दिन था, बट रियलिटी में स्टीव को 70 साल हो गए थे बर्फ में, और ये सब हो पाया उस सुपर सोल्जर सीरम की वजह से। नॉर्मल इंसान इतनी बर्फ में हाइपोथर्मिया से मर जाता, बट उस सुपर सोल्जर सीरम ने स्टीव की बॉडी को कोल्ड टेम्परेचर के लिए प्रिपेयर कर दिया था कि स्टीव कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव कर सके। अब आता है इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ निक फ्यूरी स्टीव को एक टीम में ऐड करते हैं जिसका नाम है द अवेंजर्स, और ये सिमिलर सिनेरियो आयरन मैन 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन से है जहाँ निक फ्यूरी टोनी स्टार्क के पास आता है अवेंजर्स इनिशिएटिव प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की ओरिजिन मूवी एंड होती है। मूवी की शुरुआत होती है वर्जीनिया की कल्वर यूनिवर्सिटी से, जहाँ आर्मी के जनरल थेडियस थंडरबोल्ट रॉस अपनी बेटी बेटी रॉस के बॉयफ्रेंड और साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रूस बैनर के साथ एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट करवा रहा था। यहाँ थेडियस रॉस डॉक्टर बैनर को ये बोल के एक्सपेरिमेंट करवाते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद लोग गामा रेडिएशन, जो काफ़ी डेडली रेडिएशन होती है, उससे इम्यून हो जाएंगे। मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों को गामा रेडिएशन से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बट रियलिटी यहाँ पे कुछ और ही होती है। थेडियस रॉस उस गामा रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट की आड़ पर यहाँ कंडक्ट करवा रहा होता है वर्ल्ड वॉर 2 का सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट। ये वही एक्सपेरिमेंट है जिससे स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बना था, और वो बात थी 1942 की, और तब सुपर सोल्जर सीरम के क्रिएटर डॉक्टर अब्राहम अर्स्किन भी मर चुके थे। अब 2005 तक गवर्नमेंट उस सुपर सोल्जर सीरम को दोबारा रिक्रिएट कर चुकी थी स्टीव के ब्लड से, जो 1942 में ही प्रिजर्व कर लिया गया था। तो गवर्नमेंट यहाँ अलग अलग साइंटिस्टों को सुपर सोल्जर सीरम देती है ताकि वो लोग स्टीव की तरह और सुपर सोल्जर्स बना सकें। और यहाँ पर रॉस डॉक्टर बैनर को वो सीरम इंजेक्ट करता है और बैनर को एक्सपोज कर दिया जाता है गामा रेडिएशन से। बट एज आई सेड प्रीवियसली कि डॉक्टर अब्राहम अर्स्किन के बिना वही परफेक्ट सुपर सोल्जर सीरम ये कभी रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्टर ब्रूस बैनर यहाँ पर सुपर सोल्जर सीरम से सुपर स्ट्रॉन्ग तो बन जाता है, बट सीरम के इम्परफेक्ट होने की वजह से वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो वहाँ पूरी लैब को बर्बाद कर देता है। और रॉस अपनी गर्लफ्रेंड बेटी रॉस को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाकर वहाँ से भाग जाता है। तो हल्क को आप एक बहुत बड़ा हरे रंग का मॉन्स्टर बोल सकते हो, जो सुपर स्ट्रॉन्ग है, सुपर फास्ट है और सुपर एग्रेसिव भी है। और ये हरे रंग का इसलिए है क्योंकि गामा रेडिएशन का कलर हरा था, जिससे डॉक्टर ब्रूस बैनर को एक्सपोज करा गया था एक्सपेरिमेंट के टाइम। हल्क यहाँ पर डॉक्टर ब्रूस बैनर की एक ऑल्टर ईगो की तरह है। डॉक्टर ब्रूस बैनर यहाँ हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मतलब हल्क डॉक्टर ब्रूस बैनर की बॉडी में एग्जिस्ट करता है। मतलब एक बॉडी में 2 इंसान, एक डॉक्टर ब्रूस बैनर और एक हल्क। बट हल्क सिर्फ तभी डॉक्टर ब्रूस बैनर से बाहर आ सकता है जब ब्रूस गुस्से में हो, या फिर ब्रूस की हार्ट बीट 200 बीट्स पर मिनट क्रॉस कर ले, या फिर ब्रूस किसी खतरे में हो, क्योंकि अगर हल्क को जिंदा रहना है तो उसको ब्रूस बैनर को प्रोटेक्ट करके रखना होगा। अब यहाँ पर थेडियस रॉस का एक्सपेरिमेंट समहाउ सक्सेसफुल रहता है क्योंकि उसको सुपर सोल्जर तो मिल गया था, बट एक मॉन्स्टर की फॉर्म में, और हल्क यहाँ स्टीव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो एक पूरी आर्मी में भारी पड़ सकता है। I have an army. We have a Hulk. तो थेडियस रॉस हल्क को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, बट ब्रूस बैनर वहाँ से भाग चुका होता है। तो रॉस बैनर को भगोड़ा साबित कर देता है, जो गवर्नमेंट की नज़रों में वांटेड है। अब 5 साल बाद स्टोरी शिफ्ट होती है 2010 में। यहाँ ब्राज़ील में ब्रूस बैनर एक बॉटलिंग फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। योगा और ब्रीदिंग टेक्निक से अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और साथ ही वो एक ऑनलाइन एक अननोन साइंटिस्ट के साथ चैट करता है जिसका नाम है मिस्टर ब्लू, ताकि वो अपने लिए क्योर ढूंढ सके और वापस नॉर्मल इंसान बन सके। लेकिन एक दिन बैनर से एक छोटी सी गलती हो जाती है। एक सोडा बोतल में उसका एक बूंद गिर जाता है और वो बोतल पहुंच जाती है मिलवॉकी यूएसए में एक आदमी तक, जो उसको पी के गामा सिकनेस का शिकार हो जाता है। बस में से जनरल रॉस को पता चल जाता है कि बैनर ब्राज़ील में छुपा है। रॉस भेजता है अपनी कमांडोज की टीम, जिसका लीडर है एमिल ब्लॉन्स्की। बैनर भागता है, लेकिन फिर से हल्क बनकर पूरी टीम को अकेले ही फिनिश कर देता है, बट ब्लॉन्स्की यहाँ पे बच जाता है। रॉस को लगता है कि एक सुपर सोल्जर को हराने के लिए हमें भी एक सुपर सोल्जर चाहिए, तो ब्लॉन्स्की के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है एक सीरम, जो उसको सुपर सोल्जर जैसी स्पीड और स्ट्रेंथ देता है। ब्रूस छुप के वापस कल्वर यूनिवर्सिटी आता है और बेटी से मिलता है, लेकिन बेटी का न्यू बॉयफ्रेंड डॉक्टर लियोनार्ड सैमसन रॉस को इन्फॉर्म कर देता है। फिर रॉस वहाँ मिलिट्री लेके पहुँचता है। मिलिट्री बैनर को ब्रिज पे ट्रैप कर लेती है और हल्क को बाहर आना पड़ता है। यहाँ मिलिट्री और हल्क की ज़बरदस्त फाइट होती है,
और एब्लॉन्स्की उस सीरम से कोई रिफ्लेक्सेस, स्पीड और स्ट्रेंथ गेन कर चुका था, तो वो हल्क को टक्कर दे देता है। लेकिन हल्क उसकी ऐसी धुलाई करता है कि उसकी हड्डियां तोड़ देता है। फिर हल्क पर हाई सोनिक फ्रिक्वेंसी से अटैक करते हैं, जिससे हल्क वीक होने लग जाता है। बट हल्क उन गाड़ियों को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पर एक फन फैक्ट ये है कि सुपरसोनिक हाई फ्रिक्वेंसी वाले व्हीकल्स दरअसल में स्टार्क इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी है, और इस मूवी में कई बार स्टार्क इंडस्ट्रीज का मेंशन है। फिर जब सिचुएशन थोड़ी काम होने लगती है तो बैटी हल्क को शांत करने की कोशिश करती है, बट वहाँ पर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आकर हल्क को शूट कर देता है। हल्क उस पूरे हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है और बैटी को उस हेलीकॉप्टर के क्रैश से बचाकर उसको वहाँ से ले जाता है और एक सेफ प्लेस पर ले आता है। वहाँ हल्क अपनी सारी रेज और गुस्सा झाड़कर बाहर निकालता है और शांत होने के बाद वापस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब दूसरी तरफ ब्लॉन्स्की की धच्चे उड़ चुकी होती हैं, बट सीरम की वजह से वो आधे घंटे में पूरी तरह हील हो जाता है। फिर बैनर मिस्टर ब्लू से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि बैनर का ऐसा मानना था कि मिस्टर ब्लू एक काफ़ी अच्छा साइंटिस्ट है जो बैनर को दोबारा इंसान बना सके। बट बैनर की इस कन्वर्सेशन को शील्ड ट्रैक कर लेती है कि बैनर मिस्टर ब्लू से जल्दी मिलने वाला है। और हाँ, ये वही शील्ड है जिसके बारे में हम आयरन मैन 1 और कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के अंदर बात कर चुके हैं। अब दूसरी तरफ बैनर मिलता है मिस्टर ब्लू से, जिसका असली नाम होता है डॉक्टर सैमुअल स्टर्न, और ये बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होता है। और जितने भी टाइम से बैनर ब्राज़ील में रह रहा था, तो वो इसी डॉक्टर से कांटेक्ट करता था क्योर के लिए। बैनर ब्राज़ील से अपना ब्लड सैंपल भेजता था ताकि डॉक्टर स्टर्न उस ब्लड सैंपल से बैनर के लिए क्योर बना सकें और बैनर को फिर कभी हल्क में ना बदलना पड़े। फिर बैनर को दोबारा इंसान में बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, जहाँ डायलिसिस की मदद से बैनर के खून को बॉडी से बाहर निकालकर उसमें एंटीडोट मिक्स करके बैनर की बॉडी में वापस डाल देते हैं। और यहाँ पे हल्क पूरी कोशिश करता है बाहर आने की, बट हल्क बाहर नहीं आ पाता और बैनर दोबारा इंसान बन जाता है। फिर वहाँ बैनर को रियलाइज होता है कि स्टर्न ने बैनर के ब्लड सैंपल से जो बैनर स्टर्न को एंटीडोट बनाने के लिए भेजा करता था, उससे स्टर्न ने बैनर के खून को काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना दिया है। और यहाँ पर ये सब बैनर का खून होता है और स्टर्न ने ये सिर्फ साइंस के लिए करा था, बट बैनर को पता था कि गवर्नमेंट इस खून से और हल्क बनाना चाहती है ताकि वो हल्क को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। फिर वहाँ पे मिलिट्री भी पहुँच जाती है और बैनर को कैप्चर कर लिया जाता है। फिर सबके जाने के बाद ब्लॉन्स्की पीछे रुककर डॉक्टर स्टर्न को धमकाता है कि उसको हल्क जैसा बनना है। फिर स्टर्न ब्लॉन्स्की के अंदर बैनर का ब्लड इंजेक्ट करता है जो उसने बैनर की बॉडी से निकाला था, बट ब्लॉन्स्की के अंदर ऑलरेडी सुपर सोल्जर सीरम था और एक बार और ब्लॉन्स्की को सेकंड डोज दी गई थी सीरम की, जिससे उसकी स्पाइन एबनॉर्मल शेप की होने लगी थी। और अभी बैनर का ब्लड भी इंजेक्ट हो चुका था ब्लॉन्स्की के अंदर, प्लस यहाँ पे गामा रेस से भी एक्सपोजर मिला था ब्लॉन्स्की को हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। तो इतना सब अलग अलग चीज़ें मिलाकर ब्लॉन्स्की को एक अबॉमिनेशन बना देती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर कुछ कचरा बन जाता है। वैसा ही अबॉमिनेशन का सीन है। फिर अबॉमिनेशन स्टर्न को टेबल पर फेंक देता है और बैनर की खून की कुछ बूंदें स्टर्न के सर पे लगे घाव में चली जाती हैं। ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होता है और डॉक्टर स्टर्न भी बैनर के खून से इन्फेक्टेड हो जाता है और स्टर्न का सर अजीब शेप का होने लगता है। अब दूसरी तरफ ब्लॉन्स्की जो अबॉमिनेशन बन चुका था, वो न्यूयॉर्क की हार्लम सिटी पर अटैक कर देता है। रॉस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि उसको पता था कि अबॉमिनेशन को सिर्फ एक ही बंदा रोक सकता है और वो है ब्रूस बैनर। बैनर रॉस के हेलीकॉप्टर से अबॉमिनेशन को रोकने के लिए जंप करता है विदाउट नोइंग कि वो अब एक्सपेरिमेंट के बाद ट्रांसफॉर्म हो भी पाएगा या फिर नहीं। बट लकीली हल्क बैनर को बचा लेता है और बैनर से बाहर आकर वो अबॉमिनेशन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। यहाँ इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट होती है, बट अबॉमिनेशन हल्क से ज़्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग था। फिर हल्क अबॉमिनेशन को चेन से बांधकर उसको ऑलमोस्ट जान से मारने वाला था, बट बैटी के कहने पर वो अबॉमिनेशन को जान से ख़त्म नहीं करता, बट इतना वीक कर देता है कि मिलिट्री इसको पकड़ सके। फिर हल्क वहाँ से चला जाता है। अब 31 दिन बाद हम देखते हैं कि बैनर बैलाकूला नाम की जगह पर रह रहा होता है, जहाँ वो हल्क को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जनरल रॉस एक बार में बैठा होता है। वहाँ उससे मिलने के लिए आता है टोनी, उसको बोलता है कि हम एक टीम बना रहे हैं। इसका मतलब शील्ड यहाँ पे एवेंजर्स की टीम में टोनी स्टार्क के साथ हल्क को भी ऐड करने का प्लान बना रही है। और फिर इसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है कैप्टन अमेरिका की, जिसको 2011 में शील्ड की फैसिलिटी में होश आया था। मूवी की शुरुआत होती है रशिया से, जहाँ एक बंदा इवान वैंको अपने बीमार बाप एंटोन वैंको को संभाल रहा होता है और न्यूज़ में टोनी स्टार्क अपनी आइडेंटिटी रिवील कर चुका होता है कि वो आयरन मैन है। और इसी मोमेंट एंटो मर जाता है, पर जाते जाते अपने बेटे को एक ब्लूप्रिंट दे जाता है मिनी आर्क रिएक्टर के डिज़ाइन का। और इवान डिसाइड करता है कि अब वो स्टार्क का नाम मिट्टी में मिला देगा। अब इवान टोनी से इतनी नफरत क्यों करता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इवान के पापा एंटोन और टोनी के पापा हॉवर्ड स्टार्क पहले पार्टनर्स थे। एंटोन हॉवर्ड स्टार्क की कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज में एक एम्प्लॉय था और हॉवर्ड और एंटोन दोनों आर्क रिएक्टर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। और ये वही आर्क रिएक्टर है जो स्टार्क इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है। वही सेम आर्क रिएक्टर छोटे साइज में टोनी ने बाद में गुफा में डिस्कवर किया था। फिर जब एंटोन ने उस आर्क रिएक्टर को ब्लैक मार्केट में पैसों के लिए बेचने की कोशिश करी, तो हॉवर्ड ने एंटोन को कंपनी से निकालकर रशिया की जेल में कैद करवा दिया और ऐसे एंटोन की लाइफ बर्बाद हो गई। फिर एंटोन ने अपने बेटे को पूरी नॉलेज दी ताकि वो बड़ा होकर अपने पापा का बदला ले सके स्टार्क फैमिली को बर्बाद करके। और अब सिर्फ एक ही स्टार्क जिंदा बचा हुआ है और वो है टोनी स्टार्क।
फिर इवान अपने पापा के दिए हुए आर्क रिएक्टर के ब्लूप्रिंट से टोनी की तरह एक छोटा आर्क रिएक्टर बना लेता है और वो उस आर्क रिएक्टर से चार्ज करता है एक इलेक्ट्रिकल विप्स। सिंपल भाषा में समझें तो बिजली वाला चाबुक जो चमड़े के साथ साथ हड्डियां तक उधेड़ के रख देगा। अब कहानी मूव होती 6 महीने आगे। टोनी स्टार्क दुनिया का सुपरस्टार बन चुका होता है। स्टार्क एक्सपो लॉन्च करता है, एक इवेंट जहाँ फ्यूचर टेक्नोलॉजी दिखाई जाएगी। और इस स्टार्क एक्सपो अपने ज़माने में हॉवर्ड स्टार्क करते थे, जहाँ स्टीव और बकी ने भी एक स्टार्क एक्सपो अटेंड करा था। अब यहाँ पे एक रियल प्रॉब्लम शुरू होती है। टोनी की चेस्ट में लगा हुआ पैलेडियम आर्क रिएक्टर उसको पॉइजन कर रहा होता है। पैलेडियम एक एलिमेंट होता है जो टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर को चलाता है, पर पैलेडियम टोनी की बॉडी पर एक नेगेटिव इफेक्ट भी कर रहा था, उसकी बॉडी में जहर का काम करके। मतलब टोनी खुद ही अपनी टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे मर रहा है। अब बस टोनी को यहाँ पे एक नया एलिमेंट ढूंढना है जो पैलेडियम को रिप्लेस कर सके। पर टोनी यहाँ पे किसी को बताता नहीं, इवन पेपर पॉट्स को भी नहीं। बस पेपर को स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ बना देता है जस्ट इन केस कि वो मर जाए। और एक नई असिस्टेंट हायर करता है, नेटली रशमैन, जो असल में एजेंट नताशा रोमनॉफ होती है, जिसको आप सब ब्लैक विडो के नाम से जानते हो। अब आता है मोनाको का एक बड़ा सीन। टोनी रेस ट्रैक में कार चलाने उतर जाता है। फिर वह मौका देखकर इवान वैंको आ जाता है, जिसका विलन नेम है विप्लैश। उसके हाथ में बड़े बड़े इलेक्ट्रिक विप्स होते हैं जो पूरा ट्रैक तोड़ देते हैं और टोनी की कार की धज्जे उड़ा देते हैं। टोनी अपना सूट के साथ में पहनता है और ये अभी तक का टॉप 5 बेस्ट सूट है टोनी स्टार्क का। फिर टोनी इवान से लड़ता है, फाइट काफ़ी तगड़ी होती है। टोनी का सूट टूट फूट जाता है लेकिन टोनी जीत जाता है। फिर इवान को जेल में भेज दिया जाता है। तभी एंटर होता है यहाँ पर एक दूसरा विलन, जस्टिन हैमर, टोनी का एक दूसरा दुश्मन। जस्टिन भी टोनी की तरह एक इंजीनियर होता है जो वेपन सेल करता है गवर्नमेंट को, जैसे टोनी करता था। पर जस्टिन टोनी के लेवल तक पहुंच नहीं पा रहा था क्योंकि टोनी के पास से आयरन मैन सूट्स और आर्क रिएक्टर। फिर जस्टिन हैमर इवान को जेल से छुड़ा लेता है और उसको अपने साथ कंपनी में शामिल कर लेता है ताकि इवान आयरन मैन जैसे सूट्स बनाने में जस्टिन हैमर की मदद कर सके, क्योंकि इवान के पास नॉलेज थी आर्क रिएक्टर के बारे में। दूसरी तरफ टोनी अपने बर्थडे पार्टी में फुल ड्रंक होकर आयरन मैन सूट पहनता है और सबके सामने फुल टल्ली होकर बहुत तमाशा करता है। उसका बेस्ट फ्रेंड रोडी रोड्स, जो पहली मूवी से अब डिफरेंट है क्योंकि एक्टर को रिकास्ट कर लिया गया है, वो टोनी से तंग आके टोनी का एक पुराना प्रोटोटाइप आर्मर पहनता है। दोनों के बीच में एक फाइट होती है घर के अंदर और लड़ाई का एंड हो जाता है जब रोडी सूट ले जाके यूएस एयरफोर्स को दे देता है। इस बीच यहाँ पे निक फ्यूरी की एंट्री होती है और निक फ्यूरी यहाँ पे रिवील करता है कि नेटली एक्चुअली में ब्लैक विडो है, एक शील्ड की एजेंट। फ्यूरी टोनी को बताता है कि तुम्हारे पापा हॉवर्ड स्टार्क ने ही एंटन वैंको के साथ आर्क रिएक्टर बनाया था, लेकिन एंटन ने उसे बेचने की कोशिश करी तो उसे रशिया भेज दिया गया, इसलिए इवान तुमसे बदला लेना चाहता है। निक फ्यूरी टोनी को हॉवर्ड स्टार्क के पुराने नोट देता है और वहाँ से टोनी डिस्कवर करता है एक नया एलिमेंट जिसका स्ट्रक्चर उसके पापा ने स्टार्क एक्सपो मॉडल में छुपा के रखा था। टोनी लैब में एक नया एलिमेंट सिंथेसाइज करता है जो आर्क रिएक्टर में पैलेडियम को रिप्लेस कर सकता है। अब आता है क्लाइमैक्स, हैमर एक्सपो। वहाँ जस्टिन हैमर अपने ड्रोन्स और एक हैवीली वेपनाइज वॉर मशीन आर्मर शो करता है और उस वॉर मशीन आर्मर के अंदर होता है रोडी, लेकिन वैंको अपनी हैकिंग स्किल से सारे ड्रोन्स और वॉर मशीन को कंट्रोल कर लेता है। टोनी हैमर एक्सपो पहुंचता है, ड्रोन्स उस पर अटैक करते हैं, पूरा एक्सपो तबाही में बदल जाता है। दूसरी तरफ ब्लैक विडो प्लस हैप्पी होगन, जो टोनी का साइड बडी और ड्राइवर है, हैमर की फैक्ट्री में घुस के सिस्टम को हैक करते हैं और रोडी के सूट का कंट्रोल फ्री करते हैं। अब फाइनली आयरन मैन और वॉर मशीन मिलकर ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन वैंको अपना बड़ा फाइनल आर्मर पहनता है और दोनों से लड़ता है। इनकी लड़ाई ज़्यादा लंबी नहीं चलती और टोनी और रोडी उसे हरा देते हैं। इवान लास्ट में अपना सूट और ड्रोन सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में उड़ा देता है और मारा जाता है। एंड में स्टार्क और रोडी मेडल्स लेते हैं, पेपर और टोनी का रोमांस सेटल होता है और निक फ्यूरी बोलता है कि तुम एवेंजर्स टीम में फुल मेंबर नहीं बन सकते, तुम बस कंसल्टेंट रहोगे, तुम्हारा एटीट्यूड हमसे झेला नहीं जाएगा। और फिर आता है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन। कोल्सन, जिसको हमने आयरन मैन 1 में देखा था, वो न्यू मैक्सिको पहुंचता है जहाँ एक बड़ा हैमर ज़मीन में घुसा हुआ होता है और ये हैमर होता है म्योनीर और ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो स्टोरी शुरू होती है 1965 एडी में, मतलब आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और ब्रूस बैनर की टाइमलाइन से कई सौ साल पहले। ओडिन, जो किंग ऑफ एसगार्ड हैं, वो जंग लड़ रहे होते हैं किंग ऑफ यूटनहाइम लॉफी के साथ। यूटनहाइम के लोग एक बड़े बर्फीले राक्षस थे जो अपनी ताकत से सारी नॉर्थ इंक्लूडिंग एसगार्ड पर अपना कब्जा करके राज करना चाहते थे और ये शुरुआत करने वाले थे मिडगार्ड से, जो हमारी पृथ्वी है। पर इससे पहले ये अर्थ पर अटैक करते, ओडिन आर्मी लेके यूटनहाइम में पहुंचकर लॉफी से उसकी सेना से जंग लड़ता है और एक काफी घमासान युद्ध के बाद ओडिन लॉफी को हरा देता है। पर इस युद्ध में ओडिन अपनी एक आंख खो देता है। फिर जंग के बाद एसगार्ड वाले यूटनहाइम से उनका ताकत का जरिया द विंटर ऑफ कैस्केड ले लेते हैं ताकि लॉफी और यूटनहाइम के राक्षस दोबारा हमला करने की जरूरत न करें। फिर ओडिन अपने घर एसगार्ड वापस लौटता है, जो 9 रियल्म में से एक रियल्म है। यूनिवर्स में 9 रियल्म एग्जिस्ट करती है, जिसमें एक एसगार्ड है जिसमें ओडिन और एसगार्ड वाले पीसफुली रहते हैं। दूसरी रियल्म है यूटनहाइम, जहाँ लॉफी और बर्फीले राक्षस रहते हैं। तीसरी रियल्म है मिडगार्ड, जो हमारी पृथ्वी है, जहाँ आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क ये सब रहते हैं।
और मार्वल की मेन टाइमलाइन है अर्थ 616। और ऐसे करते करते बाकी 6 रियल्म्स और हैं जिनके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ हमें ओडिन के 2 बेटे दिखाए जाते हैं, एक है थॉर और दूसरा है लोकी। और ओडिन के बाद इन दोनों में से कोई एक ही एसगार्ड का राजा बन सकता है। अब टाइम बीतता है और थॉर एसगार्ड का राजा बनने वाला था, और थॉर को एक वेपन दिया गया था जो एक हथौड़ा होता है जिसका नाम होता है Jonathan? यह हथौड़ा एक टूटे तारे के टुकड़े से बना था। फिर ओडिन थॉर को एसगार्ड का राजा घोषित करने वाला होता है, पर एसगार्ड के तहखाने में फ्रॉस्ट जायंट घुस जाते हैं और यूटनहेम के वही बर्फीले राक्षस है जो अपनी ताकत का स्रोत कैस्केड ऑफ विंटर एसगार्ड से वापस लेने के लिए आए हैं ताकि फ्रॉस्ट जायंट्स वापस ताकतवर हो सकें। पर ओडिन तहखाने में डिस्ट्रॉयर को भेजता है और वो फ्रॉस्ट जायंट्स को जान से मार देता है। डिस्ट्रॉयर इस तहखाने का गार्ड होता है जो काफी स्ट्रांग और डेंजरस है। फिर ओडिन थॉर और लोकी तहखाने में आते हैं और थॉर का नेचर काफी एरोगेंट और रूड होता है। वो यूटनहेम जाकर फ्रॉस्ट जायंट्स को खत्म करने के लिए बोलता है, पर ओडिन उसको गुस्से में मना कर देते हैं और ऐसे थॉर की राजा बनने वाली सेरेमनी खराब हो जाती है, जिससे थॉर का गुस्सा भड़क जाता है और वो अपने 4 दोस्तों और लोकी से कहता है कि हम खुद यूटनहेम जाकर फ्रॉस्ट जायंट्स से अपना बदला लेंगे। थॉर के दोस्त जिसमें वॉरियर 3, फैंड्रल, होगन और वॉलस्ट्रैक और एक फीमेल वॉरियर सिर्फ होती है, वो थॉर को समझाते हैं कि अपने पापा ओडिन के खिलाफ जाना सही नहीं है। पर लोकी थॉर को मैनिपुलेट करता है कि तुम सही कर रहे हो। फिर थॉर और बाकी सब एसगार्ड से बायफ्रॉस्ट तक आते हैं। बायफ्रॉस्ट एक जरिया होता है एसगार्ड से 9 रियल्म्स तक जाने का, और बायफ्रॉस्ट को हेमडाल कंट्रोल करता है एक मैजिकल स्वॉर्ड से। हेमडाल के पास पावर होती है कि वो 9 रियल्म्स को एसगार्ड में खड़े खड़े देख सकता है, और हेमडाल को फ्रॉस्ट जायंट्स दिख जाने चाहिए थे जब वो एसगार्ड में एंटर हुए थे, पर हेमडाल को वो नहीं दिखे। फिर हेमडाल इन सबको बायफ्रॉस्ट से यूटनहेम भेज देता है। वहाँ पहुँचने पे फ्रॉस्ट जायंट का किंग लॉफी थॉर और बाकी सबको घर जाने का मौका देता है, पर थॉर की प्राइड और ईगो उसको जाने नहीं देती और वो अटैक कर देता है। और वहाँ एक बहुत खतरनाक बैटल होता है थॉर, वॉरियर ऑफ 3, सिफ और लोकी का फ्रॉस्ट जायंट के अगेंस्ट। और ये लोकी की पावर हमें पता चलती है कि लोकी के पास मैजिकल पावर्स हैं जिसमें वो इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। फिर जब सिचुएशन और टेंस हो जाती है तो वहाँ पे ओडिन को आना पड़ता है, और हमें यहाँ पता चलता है कि ओडिन और लॉफी के बीच में एक पीसफुल एग्रीमेंट हो रखा था कि अब एसगार्ड और यूटनहेम के बीच में कोई युद्ध नहीं होगा। पर थॉर ने यूटनहेम के अगेंस्ट युद्ध करके उस पीसफुल एग्रीमेंट को तोड़ दिया। फिर ओडिन थॉर और बाकी सबको एसगार्ड ले जाते हैं। वापस आने में थॉर अपने पिता ओडिन से थोड़ी बदतमीजी कर देता है कि आप डरपोक हैं, हम दोनों अभी फ्रॉस्ट जायंट का सफाया कर सकते थे। इतनी बदतमीजी के बाद ओडिन थॉर का हथौड़ा लेकर उसको एसगार्ड से निकाल देते हैं और मिडगार्ड यानी अर्थ भेज देते हैं। फिर ओडिन म्योनिर पे एक स्पेल लगा देते हैं कि जो कोई भी म्योनिर को उठाने के लायक होगा, मतलब जो वाइस, काइंड, ऑनेस्ट और फियरलेस होगा, उसमें थॉर की शक्ति आ जाएगी और वो गॉड ऑफ थंडर बन जाएगा। फिर ओडिन म्योनिर को भी मिडगार्ड भेज देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर। साल 2011 होता है, मतलब आयरन मैन 2 के इवेंट से 1 साल बाद। यहाँ पे थॉर आके गिरता है और टकरा जाता है जेन फॉस्टर से, जो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होती है, मतलब जो स्टार गैलेक्सी के बारे में रिसर्च करते हैं। और यहाँ पे जेन के साथ उसकी असिस्टेंट डार्सी भी होती है, और जेन के मेंटोर और अंकल डॉक्टर एरिक सेल्वी भी वहाँ पे होते हैं। जेन थॉर को हॉस्पिटल शिफ्ट करती है जहाँ थॉर अबनॉर्मल बिहेव करने लगता है और उसको वहाँ बेहोश कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट जहाँ पे थॉर गिरा था वहीं पर थोड़ी देर उसका हथौड़ा म्योनिर आके गिरता है। अब लोग धीरे धीरे करके म्योनिर को उठाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, बट उनमें से एक भी इंसान म्योनिर को नहीं उठा पाता, क्योंकि ओडिन ने म्योनिर पे स्पेल लगा रखा था कि जो कोई भी वर्दी होगा वही सिर्फ म्योनिर को उठा पाएगा। मतलब इन सब में से कोई भी म्योनिर को उठाने के लिए वर्दी नहीं है। फिर वहाँ फिल कोल्सन आ जाता है जो निक फ्यूरी को इन्फॉर्म करता है कि हमको कुछ मिला है, और ये सीन आयरन मैन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन से है। अब नेक्स्ट जेन, डार्सी और एरिक अपनी लैब जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि जब थॉर आसमान से गिरा तो गैलेक्सी और स्टार्स पूरी तरह बदल गए थे, और ये तीनों समझ जाते हैं कि थॉर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। फिर ये तीनों थॉर के पास जाते हैं जो हॉस्पिटल से भाग चुका होता है, पर थॉर इनको बाहर मिल जाता है। फिर जेन थॉर को अपने घर ले आती है। अब एसगार्ड में थॉर के 4 दोस्त काफ़ी परेशान होते हैं थॉर के लिए, पर दूसरी तरफ लोकी तहखाने में विंटर ऑफ कैस्केड के पास होता है और ओडिन वहाँ पे आ जाते हैं, और हम यहाँ देखते हैं कि विंटर ऑफ कैस्केड को पकड़ते ही लोकी का कलर फ्रॉस्ट जायंट्स की तरह हो गया है। अब यहाँ ओडिन रिवील करते हैं कि जब ओडिन और फ्रॉस्ट जायंट्स का युद्ध खत्म हुआ तो ओडिन को यूटनहेम में एक बच्चा मिला जो लॉफी का बेटा था। वो बच्चा ठंड से मरने वाला था, तो ओडिन ने उसको गोद ले लिया, और वो बच्चा लोकी था। मतलब यहाँ पे लोकी और थॉर ब्लड रिलेटेड नहीं है, लोकी अडॉप्टेड है। इस बात से लोकी को लगता है कि ओडिन ने उसको धोखा दिया है, इसलिए उन्होंने थॉर को चुना एसगार्ड का राजा बनने के लिए, क्योंकि ओडिन कभी यूटनहेम वाले को एसगार्ड का राजा नहीं बनाएगा। फिर ओडिन वहाँ बेहोश हो जाते हैं और उनको एक प्रोटेक्टिव वेड में रख दिया जाता है। अब ओडिन के एब्सेंस में लोकी टेम्पररी एसगार्ड का राजा बन जाता है और हेमडाल को ऑर्डर देता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक किसी के लिए भी बायफ्रॉस्ट नहीं खुलेगा। फिर द 3 वॉरियर और सिर्फ लोकी के पास जाते हैं कि एसगार्ड का राजा होने के नाते वो थॉर को वापस घर बुला ले, पर लोकी इन चारों को मना कर देता है। अब नेक्स्ट जेन, डार्सी और एरिक थॉर को लंच कराने के लिए रेस्टोरेंट ले जाते हैं जहाँ थॉर एक एरोगेंट किंग की तरह बिहेव करता है और कप तोड़ देता है।
फिर उसी रेस्टोरेंट में दो लोग आते हैं जिन्होंने म्योल्निर को उठाने की कोशिश करी थी, और ये दोनों म्योल्निर की ही बात कर रहे थे, जिसको थॉर सुन लेता है और वो इन दोनों से पूछता है कि वो हथौड़ा भी कहाँ पर है। फिर थॉर म्योल्निर का पता मिलने के बाद उसको वापस लेने के लिए चला जाता है, और इसी वक्त डार्सी, जेन और एरिक की सारी रिसर्च को शील्ड अपने कब्जे में कर लेती है, क्योंकि शील्ड को जेन की रिसर्च की नीड थी, जो रिसेंटली आसमान से थॉर और उसका हथौड़ा गिरा था उसको समझने के लिए, क्योंकि शील्ड का यही काम है कोई भी एलियन लेवल थ्रेट से लड़ना और उसको रोकना। और नेक्स्ट जेन मार्केट में थॉर को देखती है, जो एक दुकान से घोड़ा मांगता है ताकि वो उसके ऊपर सवार होकर म्योल्निर तक जा पाए, पर लोग उसे पागल समझते हैं। फिर जेन थॉर को म्योल्निर तक राइड दे देती है, और वहाँ पे पहुंचने पर थॉर और जेन देखते हैं कि शील्ड ने म्योल्निर के चारों ओर एक फैसिलिटी खड़ी कर दी है, क्योंकि वो हथौड़ा तो किसी से हिलने से रहा, तो शील्ड को उसके आसपास ही फैसिलिटी बनानी पड़ी। फिर थॉर जेन से कहता है कि तुम मेरे बारे में जो कुछ भी जानना चाहती हो वो सब अब तुम अपनी आंखों से देखोगी। फिर थॉर उस फैसिलिटी में घुस जाता है, और जो जो उसके सामने आ रहा था वो सबको ठिकाने लगाकर म्योल्निर तक पहुंच जाता है, और थॉर को रोकने के लिए क्लिंट का फाइनल वेपन रेडी था, जो दूर से थॉर पर नजर रखे हुए था, जो है हॉकाई, एक प्रोफेशनल लेवल का आर्चर जो थॉर को जान से मारने के लिए रेडी था। उसको बस क्लिंट के ऑर्डर का वेट था, पर यहाँ पे क्लिंट को ये देखना था कि ये बंदा हथौड़े के साथ क्या करता है। फिर थॉर म्योल्निर को उठाने की कोशिश करता है, पर वो म्योल्निर को 1 इंच तक हिला नहीं पाता, क्योंकि थॉर अभी अपने एरोगेंस, सेल्फिशनेस, प्राइड की वजह से वर्दी नहीं था म्योल्निर को उठाने के लिए। फिर थॉर बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। फिर शील्ड के एजेंट थॉर को अरेस्ट कर लेते हैं, और जेन दूर से ये सब देख रही होती है। अब नेक्स्ट क्लिंट थॉर से पूछताछ करता है, पर थॉर एक भी वर्ड नहीं कह पाता, वो इतना ज़्यादा अंदर से टूट चुका था। फिर लोकी थॉर से मिलने के लिए आता है और थॉर से कहता है कि पिताजी अब मर चुके हैं और माँ ने भी तुम्हें घर आने से मना कर दिया है, तुम एसगार्ड के लायक नहीं हो। फिर लोकी थॉर को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और म्योल्निर को उठाने की कोशिश करता है, पर लोकी भी वर्दी नहीं होता है म्योल्निर को उठाने के लिए। अब नेक्स्ट जेन एरिक को मनाती है कि वो थॉर को शील्ड से छुड़वाकर वापस ले आए, और ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद एरिक कोल्सन के पास जाता है और थॉर को छुड़वा लेता है, और थॉर वहाँ से जाने से पहले एक बुक उठा लेता है जो जेन की थी, जिसे शील्ड यहाँ पे ले आई थी जेन की रिसर्च के सामान के साथ। अब नेक्स्ट लोकी अर्थ से यूटरनाइम जाता है और वहाँ लॉफी से एक डील करता है कि वो और उसके फॉर्स जेंट्स को एसगार्ड छुपके से ले जाएगा और वो ओडिन को जान से मार सकता है, और लोकी लॉफी को द कास्केट ऑफ विंटर भी लौटा देगा, जिससे फॉर्स जेंट्स और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। बदले में लोकी एसगार्ड पर हमेशा के लिए राज करेगा। और हम यहाँ पे पता चलता है कि थॉर के राजा घोषित होने वाले दिन जब फर्स्ट जेंट एसगार्ड में घुसे थे, उनकी मदद लोकी ने करी थी ताकि थॉर का वो स्पेशल दिन खराब हो जाए। सबके हिसाब से एसगार्ड में घुसने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है बायफ्रॉस्ट, पर लोकी को और भी रास्ते पता है एसगार्ड में घुसने के लिए और निकलने के लिए। फिर लोकी वापस एसगार्ड आ जाता है, जहाँ हेमडल लोकी को नहीं देख पाया कि वो बायफ्रॉस्ट से कहाँ गया था और कहाँ से वापस आ रहा है, क्योंकि लोकी ने अपने मैजिक से हेमडल का विजन ब्लॉक कर दिया था। अब नेक्स्ट थॉर और एरिक जेन के घर आ जाते हैं, जो एक वैन में होता है। एरिक नशे में धुत होता है और वो सो जाता है। फिर थॉर जेन को उसकी डायरी वापस कर देता है और जेन को नॉरियंस के बारे में समझाता है कि अर्थ का नाम मिडगार्ड है और जहाँ से मैं हूँ उसका नाम एसगार्ड है, और जेन के लिए चीज़ें समझना आसान हो जाती हैं जो जेन के लिए समझना मुश्किल थी। अब एसगार्ड में थॉर के साथ ही बात करते हैं कि हमें मिडगार्ड जाकर थॉर को वापस लाना होगा, पर बायफ्रॉस्ट से मिडगार्ड जाना लोकी के ऑर्डर के अगेंस्ट हो जाता है। फिर हेमडल इन चारों को बुलाता है क्योंकि वो उनकी बातें देख और सुन पा रहा था। फिर हेमडल इन चारों को लोकी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाकर पृथ्वी पर भेज देता है। फिर लोकी हेमडल के पास आता है और उसको कैस्केड ऑफ विंटर से पूरा जमा देता है। फिर लोकी डिस्ट्रॉयर का ऑर्डर देता है थॉर और उसके साथियों को खत्म करने का। अब थॉर के साथ ही थॉर को अर्थ पर ढूंढ लेते हैं, और वहाँ थॉर को अपने दोस्तों से पता चलता है कि ओडिन मरे नहीं है। फिर वहाँ पर डिस्ट्रॉयर भी आ जाता है, और थॉर का मेन फोकस लड़ने पर नहीं होता, उसका मेन फोकस होता है डिस्ट्रॉयर से यहाँ के लोगों को बचाना। फिर वॉरियर ऑफ 3 डिस्ट्रॉयर से लड़ते हैं, पर ये डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। फिर थॉर अकेले डिस्ट्रॉयर के पास जाता है और लोकी से कहता है कि मैंने जो कुछ भी करा जिससे तुम्हें बुरा लगा उसके लिए मुझे माफ़ करना, और थॉर अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होता है, जिससे लोकी रुक जाए क्योंकि वो बस थॉर को मारना चाहता था। फिर थॉर इसी मोमेंट वर्दी बन जाता है म्योल्निर के लिए और थॉर के टाइटल के लिए। फिर थॉर अपनी पूरी पावर गेन कर लेता है और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बन जाता है माइटी गॉड ऑफ थंडर, और जेन और एरिक को बिलीव हो जाता है कि थॉर सच में थॉर है। फिर थॉर डिस्ट्रॉयर से लड़ता है और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब नेक्स्ट एसगार्ड में लोकी लॉफी और फॉर्स जेंट्स को ले आता है। अब पृथ्वी पे थॉर कोल्सन और शील्ड के एजेंट से जेन का सारा सामान वापस करने के लिए कहता है, और अपने साथियों से कहता है कि हमको एसगार्ड जाके लोकी को रोकना होगा। फिर हेमडल बर्फ से आज़ाद होकर फॉर्स जेंट्स को जान से मार के बायफ्रॉस्ट खोल देता है। एसगार्ड पहुंचते थॉर के साथ ही हेमडल को इलाज के लिए ले जाते हैं। दूसरी तरफ लॉफी ओडिन को जान से मारने वाला था, पर इससे पहले लॉफी ओडिन को मारता लोकी लॉफी को जान से मार देता है। अब लोकी ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि अब सबको लगेगा कि लोकी ने ओडिन की जान बचाई है और वो वर्दी है एसगार्ड का राजा बनने के लिए। पर वहाँ पे थॉर आ जाता है और लोकी को अपनी माँ फ्रीगा के सामने एक्सपोज कर देता है कि कैसे लोकी ने डिस्ट्रॉयर को मेरे को और मेरे दोस्तों को जान से मारने के लिए अर्थ भेजा। फिर लोकी थॉर पे हमला करके बायफ्रॉस्ट की तरफ जाता है और बायफ्रॉस्ट को ऑन करके यूटरनहैम को डिस्ट्रॉय करता है ताकि लोकी ओडिन को प्रूव कर सके कि लोकी एसगार्ड को रूल करने के लिए वर्दी है। पर थॉर वो ब्रिज ही तोड़ देता है जिससे बायफ्रॉस्ट कनेक्टेड था और बायफ्रॉस्ट पूरा तबाह हो जाता है और लोकी और थॉर गिरने वाले होते हैं
पर ओडिन इन दोनों को पकड़ लेता है। पर जब लोकी को रियलाइज होता है कि थॉर के वापस आने के बाद थॉर को एसगार्ड का राजा बना दिया जाएगा, तो वो थॉर को छोड़ देता है और वहाँ से गिर जाता है। अब बायफ्रॉस्ट के दबाव होने से थॉर अर्थ नहीं जा पाता और जेन थॉर को वेट कर रही होती है। अब कुछ 1-2 साल बाद एसगार्ड पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पर थॉर अभी भी लोकी की मौत से उदास था और वो एसगार्ड का राजा बनने से मना कर देता है क्योंकि वो ओडिन के जैसा नहीं बन पाया है। उसको लगता है कि वो भी वर्दी नहीं है एसगार्ड का राजा बनने के लिए। फिर थॉर जेन के बारे में जानने के लिए हेमडाल के पास जाता है। फिर हेमडाल थॉर को बताता है कि जेन अपनी पूरी मेहनत कर रही है ताकि वो आपसे दोबारा मिल सके, और ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी ने एरिक को बुलाया होता है और वो एरिक को टेसरेक्ट दिखाता है जो कैप्टन अमेरिका के क्रैश होने के बाद हावर्ड स्टार को समुद्र में मिला था। अब यहाँ एंट्री होती है लोकी की, जो अभी मरा नहीं था, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि एरिक अब लोकी के कंट्रोल में है, और ये पोस्ट क्रेडिट सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो मूवी शुरू होती है स्पेस में, जहाँ पर हम लोकी को देखते हैं जो द अदर नाम के एलियन से डील करता है। द अदर को टेसरेक्ट चाहिए था जो भी अर्थ पर शील्ड के कब्जे में था, और टेसरेक्ट लाने के बदले में द अदर लोकी को अपनी आर्मी देने का प्रॉमिस करता है, जिसका नाम होता है चितौरी आर्मी, जो लोकी की मदद करेगी अर्थ को लोकी के अंडर करने में, जहाँ का लोकी राजा बन सकेगा। अब स्टोरी शिफ्ट होती है अर्थ पर शील्ड की फैसिलिटी में। साल होता है 2012। शील्ड की फैसिलिटी में डॉक्टर एरिक सेल्वेक टेसरेक्ट पर स्टडी कर रहे होते हैं, पर टेसरेक्ट अचानक से वियर्ड बिहेव करने लग जाता है और शील्ड के लोग चाहते हुए भी टेसरेक्ट को बंद नहीं कर पा रहे थे। फिर टेसरेक्ट वहाँ एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन कर देता है जहाँ से लोकी बाहर आता है, और लोकी के पास एक स्केप्टर यानी एक छड़ी होती है जो द अदर ने लोकी को दी थी, और इस छड़ी में टेसरेक्ट की तरह पावर्स होती हैं पर थोड़ी डिफरेंट। लोकी उस छड़ी से वहाँ पर मौजूद क्लिंट बार्टन एके हॉकाई, डॉक्टर एरिक सेल्वेक और 1-2 गार्ड्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है, और क्लिंट और डॉक्टर एरिक टेसरेक्ट को लेकर लोकी के साथ वहाँ से निकल जाते हैं, और निक फ्यूरी कोल्सन भी वहाँ से निकलते हैं क्योंकि पोर्टल जब ओपन हुआ था तो टेसरेक्ट से इतनी पावर निकली थी कि ये बिल्डिंग अब कोलैप्स होने वाली थी। दूसरी तरफ निक की असिस्टेंट मारिया क्लिंट और लोकी को रोकने की कोशिश करती है, पर क्लिंट वहाँ से लोकी को लेकर चला जाता है। फिर इतना सब होने के बाद निक को वो प्लान सामने लाना पड़ता है जो उसने इतने सालों से प्रिपेयर करके रखा था, जो था अवेंजर्स इनिशिएटिव। कोल्सन नताशा को कॉल करके हल्क को साथ में लाने के लिए बोलता है क्योंकि टेसरेक्ट गामा रेडिएशन रिलीज करता है, और इस वक्त गामा रेडिएशन को ब्रूस बैनर से बेहतर कोई नहीं जान सकता क्योंकि ब्रूस बैनर हल्क गामा रेडिएशन के एक्सपोजर से ही बना था। तो नताशा कैलकट्टा जाती है जहाँ ब्रूस बैनर छुपा हुआ था क्योंकि ब्रूस बैनर नहीं चाहता कि लोग उसको एक्सपेरिमेंट के लिए ढूंढें और हल्क बाहर आकर दोबारा तबाही मचाए। और अगर आपको ये लग रहा होगा कि ब्रूस बैनर कुछ बदला नहीं लग रहा, तो यू आर राइट, द एक्टर्स हैव बीन चेंज्ड। हल्क को पहले एडविन नॉर्टन ने प्ले करा था, पर अब आगे हल्क को ब्रूस बैनर ही प्ले करेंगे। फिर नताशा ब्रूस बैनर को टेसरेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करती है, और ये भी कि सिर्फ तुम ही उसको ढूंढ सकते हो क्योंकि वो गामा रेडिएशन रिलीज करता है जिससे सिर्फ तुम ही ट्रेस कर सकते हो। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क ने न्यूयॉर्क मैनहट्टन के बीचों बीच अपना एक स्टार टावर खड़ा कर दिया था। उसके सूट्स और ज़्यादा अपग्रेडेड हो चुके थे और वो भी नॉर्मल लाइफ फेबर के साथ स्पेंड कर रहा होता है क्योंकि आयरन मैन 2 में निक ने टोनी को मना कर दिया था अवेंजर्स इनिशिएटिव प्रोग्राम में शामिल होने से। पर कोल्सन टोनी के पास आता है एक रिपोर्ट लेके कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, दुनिया एक बहुत बड़े खतरे में आ चुकी है, टेसरेक्ट क्यूब गायब हो चुका है जिससे वापस लाने में इनको टोनी की ज़रूरत थी। फिर दूसरी तरफ निक फ्यूरी खुद पर्सनली स्टीव रॉजर्स से मिलने के लिए जाता है जो जिम में होता है, और वहाँ पे फ्यूरी स्टीव को सेम सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि टेसरेक्ट चोरी हो गया है। तो स्टीव यहाँ फ्यूरी से एक सिंपल बात बोलता है कि हॉवर्ड स्टार्क को टेसरेक्ट को समुद्र में ही रहने देना चाहिए था क्योंकि जितना इंसान खोजने की कोशिश करेंगे उतना डिस्ट्रक्शन होगा। दूसरी तरफ एरिक और बाकी साइंटिस्ट टेसरेक्ट पर काम शुरू कर चुके होते हैं, पर टेसरेक्ट को कंट्रोल करना आसान काम नहीं था। तो टेसरेक्ट को स्टेबलाइज करने के लिए इनको चाहिए था एक एलिमेंट जिसका नाम है इरिडियम। तो लोकी और हॉकाई एरिक के लिए इरिडियम को लेने के लिए निकल जाते हैं जो इस वक्त जर्मनी में है। नेक्स्ट सीन में स्टीव, नताशा और बैनर शील्ड की एक मूविंग फैसिलिटी पर आ चुके होते हैं जिसका नाम है हेली कैरियर। वहाँ बैनर अपना काम शुरू करता है और लोकी का पता लगाता है कि वो अभी जर्मनी में है। दूसरी तरफ जर्मनी में लोकी इरिडियम को पाने के लिए मोस्ट ब्रूटल वे का यूज़ करता है, पर उसको इरिडियम आखिरकार मिल ही जाता है। लोकी वहाँ सबको अपने आगे झुका देता है और अपने आप को गॉड प्रूफ करने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पे एंट्री होती है स्टीव रॉजर्स की। कैप्टन अमेरिका और लोकी की यहाँ पे फाइट होती है, और तभी यहाँ पे टोनी स्टार्क भी इंटरवीन करता है और लोकी अपने आप को सरेंडर करवा देता है। फिर ये लोग लोकी को शील्ड के बेस ले जा रहे होते हैं, उतने में थॉर इनके प्लेन पर अटैक कर देता है और लोकी को अपने साथ ले जाता है। फिर थॉर लोकी को एक सुनसान जगह पे लाके उसको वापस घर आने के लिए कहता है कि जो भी उसका सपना है पृथ्वी का राजा बनने का, उसको छोड़कर वापस एसगार्ड आ जाए। बट लोकी वॉज डेस्परेट टू बिकम अ किंग। वो थॉर का घर वापसी वाला प्लान ठुकरा देता है और उतने में वहाँ पे टोनी आके थॉर पर अटैक कर देता है। टोनी डिस्पाइट बीइंग अ ह्यूमन थॉर को इक्वली टक्कर देता है, बट आई नो एंड एवरीबडी नोज
कि थॉर अपने पंचेस होल्ड बैक कर रहा था। फिर वहाँ स्टीव भी आ जाता है और दोनों की लड़ाई रुकवा देता है, पर थॉर स्टीव पर अटैक कर देता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल वाइब्रेनियम और म्योनिर की टक्कर होगी तो क्या होगा। वहाँ पर एक बहुत बड़ी वेव बन जाती है और ना कैप्टन अमेरिका की शील्ड को कुछ होता और ना म्योनिर को। फिर लोकी को हेली कैरियर में ले जाते हैं और उसको एक ऐसे सेल में बंद कर देते हैं जहाँ से लोकी को 5000 फीट नीचे जब निक का मन करे उसको टपकाया जा सकता है। दूसरी तरफ थॉर बैनर टोनी के साथ मिलकर लोकी की छड़ी के ऊपर रिसर्च करता है, जहाँ टोनी और स्टीव के बीच में थोड़ी बहस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि टोनी था एकदम हंसी मजाक करने वाला बंदा और स्टीव जो यहाँ पे सबसे बड़ा था थॉर को छोड़कर वो था डिसिप्लिन और सीरियस रहने वाला इंसान। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ज्यादा बनती नहीं। You're not the guy to make the sacrifice play, to lay down on a wire and let the other guy crawl over you. You're a laboratory experiment, Rogers. Everything special about you came out of a bottle. अब यहाँ टोनी और स्टीव दोनों को शील्ड का एक डार्क सीक्रेट पता चलता है कि शील्ड टेसरेट पर जो रिसर्च कर रही थी वो इसलिए कर रही थी ताकि वो टेसरेट की पावर से एडवांस वेपन बना सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाइड्रा बना रहा था। और कैप्टन अमेरिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर यहाँ पे निक सबको बताता है कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि अगर हमारे ऊपर किसी और प्लेनेट के जीव का हमला हुआ तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें उससे लड़ने के लिए। और यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रॉयर की। जब थॉर 1 में डिस्ट्रॉयर अर्थ पर आया था तो शील्ड का एक भी बंदा उससे टक्कर नहीं ले सका था। डिस्ट्रॉयर ने 1-2 सेकंड में ही पूरे शील्ड के लोगों को धूल चटा दी थी। अब यहाँ पे ये लोग अपनी बहसबाजी में इतने उलझ जाते हैं कि हॉकाई हेली कैरियर पर अटैक कर चुका होता है। टोनी जल्दी से अपना सूट खोलता है, बैनर और नताशा अलग गिरते हैं, जहाँ बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो नताशा पर अटैक कर देता है, पर थॉर वहाँ पर आकर हल्क को रोकता है और यहाँ पर हल्क भी वर्दी नहीं होता है म्योनिर को उठाने के लिए। फिर हल्क को रोकने के लिए जो शील्ड का सोल्जर आया था हल्क उसी पर अटैक कर देता है और हेली कैरियर से बाहर कूद जाता है। दूसरी तरफ लोकी के माइंड कंट्रोल में जो भी थे वो लोकी को फ्री करने के लिए आ चुके थे और लोकी थॉर को हेलुसिनेट करके पिंजरे में बंद कर देता है और कोल्सन को जान से मार देता है और थॉर को हेली कैरियर से नीचे फेंक देता है, जहाँ पे थॉर म्योनिर की मदद से एकदम सही टाइम पर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हेली कैरियर का एक इंजन हॉकाई के अटैक से शट डाउन हो चुका था, तो टोनी उस इंजन के ब्लेड्स को पुश करता है जिससे वो इंजन दोबारा शुरू हो जाता है और स्टीव लीवर खींचकर टोनी को इस इंजन से बाहर निकाल देता है और लोकी अपनी छड़ी लेकर बाकी सबके साथ वहाँ से निकल जाता है। पर यहाँ पे हॉकाई पीछे रह जाता है और नताशा हॉकाई पे सर पे मारती है जिससे वो नॉकआउट हो जाता है और जब वो होश में आता है तो वो धीरे धीरे लोकी के माइंड कंट्रोल से बाहर आने लगता है। दूसरी तरफ स्टीव को पता चल जाता है कि कोल्सन बचपन से कैप्टन अमेरिका का बहुत बड़ा फैन था और वो कैप्टन अमेरिका के कार्ड्स पर स्टीव का ऑटोग्राफ लेना चाहता था, पर वो नहीं ले सका। ये बातें स्टीव और टोनी को मोटिवेट करती हैं आगे फाइट करने के लिए और फिर टोनी और स्टीव बात करते करते फिगर आउट कर लेते हैं कि लोकी अपने आप को एक राजा मानता है और वो चाहता है कि एक बड़ी बिल्डिंग पर उसका नाम छपा हुआ हो और लोग उसको पूजें। और बड़ी बिल्डिंग पर अभी तक सिर्फ एक ही बंदे का नाम छपा हुआ है और वो है टोनी स्टार्क का नाम। फिर स्टीव, हॉकाई, नताशा और टोनी बैटल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। फिर आयरन मैन और बाकी सब निकलते हैं न्यूयॉर्क मैनहट्टन स्टार्क टावर की तरफ। वहाँ टोनी टेसरेट को रोकने की कोशिश करता है, पर टेसरेट को रोकना अब नियरली इम्पॉसिबल हो चुका था। फिर टोनी अपना सूट उतारता है क्योंकि उसका सूट हेली कैरियर के ब्लेड्स को पुश करते करते खराब हो चुका था। वहाँ टोनी और लोकी की बात होती है और वो जरूर आएंगे। तब तो तुम्हारी बच गई। हमारे पास फौज है, हमारे पास हल्क है। फिर लोकी टोनी को भी अपनी छड़ी से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर टोनी की चेस्ट पर होता है आर्क रिएक्टर और ये बात लोकी को पता नहीं थी, तो टोनी बच जाता है। फिर लोकी टोनी को स्टार्क टावर से नीचे फेंक देता है, जहाँ पर उसका मार्क 7 सूट आकर उसको बचा लेता है और इस सूट अब भी टोनी का काफ़ी बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन था। फिर टेसरेट एक पोर्टल ओपन कर देता है जहाँ से चितौरी आर्मी अर्थ में एंटर हो जाती है और टोनी पहला बंदा होता है जो चितौरी को फ्रंट लाइन पर रहकर उनको रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ थॉर भी स्टार्क टावर पर आ चुका होता है जहाँ वो लोकी से लड़ता है, पर लोकी वहाँ से चितौरी के साथ भाग जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका, हॉकाई और ब्लैक विडो भी न्यूयॉर्क पहुँच चुके होते हैं और एक एक करके चितौरी आर्मी से लड़ते हैं। फिर वहाँ पर एक चितौरी लेविएथन आ जाता है, एक बहुत बड़ा मैसिव क्रिएचर जिसको सिर्फ आयरन मैन रोकने की कोशिश करता है, पर उसको रोकना नियरली इम्पॉसिबल लग रहा था अनलेस वहाँ पे ब्रूस में आ जाता है और बैनर यहाँ पे हल्क में अपना सबसे आइकॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन करता है और वो एक पंच प्लस आयरन मैन की हेल्प से चितौरी लेविएथन को हरा देता है। एंड नाउ दिस सीन हैज बिकम द मोस्ट आइकॉनिक सीन ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, द ओरिजिनल 6 एवेंजर्स असेंबल। फिर लोकी और चितौरी लेविएथन को बुलाता है और थॉर और हल्क लेविएथन को संभालते हैं। बाकी आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, नताशा चितौरी आर्मी को हैंडल करते हैं। फिर नताशा स्टार्क टावर पर जाती है टेसरेट को बंद करने के लिए,
क्योंकि जब तक टेसरेक्ट ने वो पोर्टल ओपन करके रखा है तब तक चितौरी आर्मी अर्थ पर आती रहेगी। पर वहाँ पर डॉक्टर सेल्विक अब तक लोकी के माइंड कंट्रोल से बाहर आ चुके थे और वो नताशा से कहते हैं कि लोकी की छड़ी ही बस टेसरेक्ट को रोक सकती है। दूसरी तरफ हॉकाई लोकी को एक एरो से शूट कर देता है जिससे वो स्टार्क टावर पर आके गिरता है, जहाँ पे बाकी हल्क संभाल लेता है। दूसरी तरफ डिफेंस काउंसिल एक न्यूक्लियर बम छोड़ने का डिसीजन ले लेती है मैनहट्टन पर एलियन इन्वेजन को रोकने के लिए। पर वहाँ पर बहुत लोग थे जिनकी जान की परवाह डिफेंस काउंसिल को बिल्कुल नहीं होती और वो न्यूक्लियर बम छोड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। फिर निक जल्दी से टोनी से कॉन्टैक्ट करता है और टोनी उस न्यूक्लियर बम को ट्रैक करके उसको सीधे ले जाता है पोर्टल से बाहर, जहाँ वो न्यूक्लियर बम चितौरी आर्मी के बेस पर ब्लास्ट हो जाता है एंड चितौरी आर्मी, चितौरी लेविएथन सबके सब एक एक करके मर जाते हैं। फिर जारविस जो टोनी का एक लॉयल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो पेपर को कॉल लगाता है जस्ट इन केस टोनी स्पेस में मर जाए, पर पेपर कॉल नहीं उठाती और स्पेस में सिग्नल न होने की वजह से जारविस का सिग्नल भी लॉस हो जाता है। फिर नताशा लोकी की छड़ी से पोर्टल बंद कर देती है पर टोनी अर्थ में एंटर हो चुका था जिसको हल्क नीचे गिरने से बचा लेता है। फिर टोनी को जल्दी से रिवाइव करते हैं और सबके सब जाते हैं स्टार्क टावर लोकी को कैप्चर करने के लिए, जहाँ पे लोकी अपनी हार एक्सेप्ट कर चुका होता है और फाइनली मैनहट्टन पर एलियन इन्वेजन खत्म होता है और लोग एवेंजर्स के फैन बन चुके थे एलियन इन्वेजन को रोकने के लिए और हजारों लोगों की जान बचाने के लिए। दूसरी तरफ थॉर लोकी को टेसरेक्ट की मदद से एसगार्ड ले जाता है जहाँ वो अपनी पनिशमेंट को फेस करेगा जो कुछ भी उसने अर्थ पर डिस्ट्रक्शन करी है उसके लिए। पर डिफेंस काउंसिल इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती कि शील्ड ने थॉर को लोकी और टेसरेक्ट को ले जाने क्यों दिया। दूसरी तरफ टोनी का एआई जारविस और पेपर साथ में मिलकर स्टार्क टावर की जगह अब द अवेंजर्स टावर बना रहे होते हैं और ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि द अदर अपने बॉस के पास जाता है और उसको बताता है कि अर्थ पर कब्जा करने की कोशिश जो हमने करी थी और टेसरेक्ट को पाने की कोशिश वो नाकामयाब हो चुकी है और ये एलियन होता है थैनोस जो आगे आने वाली अवेंजर्स मूवी में मेन विलन होने वाला है। और इसके एक छोटा सा और सीन होता है जहाँ पे सबके सब अवेंजर्स शौरमा खा रहे होते हैं, जो कि ये भी आइकॉनिक सीन है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नेट।